नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए सीरीज़ 3 लेकर के आई हूँ, जो आपके यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, सितंबर में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसी से संबंधित ही हमने क्वेश्चन बनाया है। और ये क्वेश्चन आपके 5 ब्रांचेस से लगभग क्वेश्चन मैंने कवर किया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके आए भी हैं और ये आने की भी चांसेस और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो जिसको मैंने खुद ही बनाया है और जो आपके हर एग्ज़ाम से संबंधित है। तो देखिए, आए पहला क्वेश्चन हमारा है। इसके पहले मैंने 47 तक क्वेश्चन को कवर किया है। ये हमारा 48 है कि 6 रोगी को कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दी जाती है या कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा उच्च प्रोटीन युक्त आहार होता है और दूसरा हमारा है उच्च कैलोरी युक्त आहार और तीसरा हमारा है उच्च विटामिन युक्त, यानी विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। लेकिन निम्न खनिज लवण युक्त भोजन, देखिए खनिज लवण तो उच्च होता है, निम्न नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो खनिज लवण होते हैं वो रोगों से लड़ने की रक्षा, हमारे इम्यून पावर को बनाए रखने का काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि उच्च होता है तो ये सही होता है। तो लेकिन यहाँ पर लिखा है 6 रोगी को कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें उच्च प्रोटीन युक्त आहार, उच्च कैलोरी युक्त आहार और इसमें उच्च कह सकते हैं जो हमारा विटामिन है इससे संबंधित जो है इसमें आते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर यही होगा कि इसमें ए, बी और डी ये हमारे क्या हैं, ये इसके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 6 रोग की कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होगी? उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च कैलोरी युक्त और उच्च विटामिन युक्त। यहाँ पे अगर उच्च होता है खनिज लवण तो ये सही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ज्वर की स्थिति में शरीर में घटता है, क्या घटता है ज्वर की स्थिति में, ये आपको बताना है। देखिए, मैंने ये प्रक्रिया भी आपको बताया था। ग्लूकोज का स्तर घटता है, ग्लाइकोजन का स्तर घटता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आंसर बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप खुद देंगे। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इस आंसर इसका आप खुद देंगे। इसमें कौन से मतलब कि बढ़ता है, कौन चीज़ घट जाती है, ज्वर की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि ज्वर में हमारे टूटी फूटी जो है काफ़ी शरीर में टूट फूट होती रहती है सेल्स की, जिसकी वजह से काफ़ी जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसमें आपको बताना है कि ज्वर की स्थिति में शरीर में क्या घटता है, ग्लूकोज का स्तर, ग्लाइकोजन का स्तर, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये हमें आप आंसर में लिख के बताएंगे 49 का क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्वर की स्थिति में कैलोरी की आवश्यकता प्रतिशत से भी अधिक बढ़ जाती है। कितने प्रतिशत से भी इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? क्योंकि देखिए, हमारे कार्बोहाइड्रेट की जो आवश्यकता होती है वो 50% से भी अधिक इसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार इसमें एनर्जी हमारी बहुत ही ज़्यादा, टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है, इसीलिए हमारी एनर्जी लॉस होती जाती है। हमारी कोशिकाओं में जो है हमारा कह सकते हैं उसमें टूट फूट होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो कैलोरी की आवश्यकता की मांग बढ़ जाती है। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोती झरा रोग किस अंग से संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा गया है। तो मोती झरा जो क्वेश्चन है हमारा छोटी आंत से संबंधित है ये, तो याद रखना मोती झरा रोग किस अंग से संबंधित है? छोटी आंत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन पे है। अब देखिए, असर्शन में क्या है कि रक्त की कोशिकाओं से एक रस उत्पन्न होता है जिसे पित्त रस कहते हैं। क्या है? यकृत की कोशिकाओं से एक रस उत्पन्न होता है जिसे पित्त रस कहते हैं। यह पित्ताशय में जमा हो जाता है। यदि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, यानी इसके बारे में, यकृत क्या लीवर में जो है बनता है पित्त, यदि बनता होगा तभी आप इसका आंसर बता पाओगे। तो यानी आपको ही पता होगा कि जो लीवर में है हमारे पित्त बनते हैं और जमा होते हैं हमारे गॉल ब्लैडर के पित्त, यानी पित्ताशय में हमारे जमा हो जाते हैं। तो ये तो मान लीजिए सही है। दूसरे पे क्या आते हैं, इसका कारण क्या है? यह भोजन के पाचन और शोषण में पित्तरस सहायक होता है। यह लौह, फास्फोरस और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और के अवशोषण में भी ये मदद करता है। तो ये देखिए, इसका जो असर्शन का जो रीज़न दिया गया है ये भी सही है, क्योंकि हमारे भोजन के अवशोषण में भी ये पित्तरस सहायक होते हैं। ए, डी, ई के अवशोषण में भी मदद करते हैं। तो इसका जो आंसर जाता है, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है, आर गलत है, ए सही है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन आंसर जाएगा वो हमारा बी पे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के कथन को डायरेक्ट क्या करा है, इसको डिटेल उसके बारे में बता रहा है कि हाँ ऐसा इसके कार्य होते हैं।
ये इसका यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, यानी ये ऊपर वाला भी सही है, लेकिन की जो सही व्याख्या है वो सही तरीके से हमारा बी कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा उससे है, थ्योरी से है, मैनेजमेंट थ्योरी से है। हु इज़ गिवन ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की जो ग्रिड थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका 1 लाइन में क्वेश्चन आता भी है, सब क्वेश्चन जरूर याद करिएगा इसको। ये देखिए ग्रिड थ्योरी को जो दिया है हमारे ब्लैक और मोर्टन ने दिया है। किसने दिया है? ब्लैक और मोर्टन ने दिया है। और जब हमारे ये हमारे हेनरी फ्योल किसको दिए थे? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। क्या दिए थे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी दिए थे। टेलर ने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया है। मैंने ये सब सारा पढ़ाया है, आप मैनेजमेंट थ्योरी में जाकर के पूरा देख सकते हैं। पीटर एफ ड्रकर ये भी जो है थ्योरी दिए थे, जिसमें आपका कई चीज़ें इन्होंने बताया था, इनकी कई काफ़ी बुक भी है, ये भी आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए आता है हमारा, इसी ग्रिड थ्योरी पर हमने क्वेश्चन बनाया है। ये आप क्वेश्चन इसके पहले भी आया था, कुछ बच्चों ने इसका क्वेश्चन भी पूछा था हमसे, आंसर भी। तो ये देखिए हमारा है कि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ग्रिड है, ग्रिड नंबर ऑफ 1.1 किसको इंडिकेट करता है, 5.5 किसको इंडिकेट करता है, 9.1, 9.9 और 1.9, ये किनको ये इंडिकेट करता है ये बताना है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट का फोर्थ होगा, यानी इम्पोवरिज्ड होता है ये। और ये मतलब कि ज़्यादा ये जो लीडरशिप की जो थ्योरी होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, यानी कहने का मतलब जो लीडरशिप तो सक्सेस होती है, लेकिन इसमें सही तरीके से व्यवहार, सही तरीके से जो बिजनेस होता है वो नहीं होता है। अब हमारा 5.5 जो होता है, ये 5 थ्योरी है, इसमें हमारा जो आंसर जाता है मिडिल ऑफ द रोड, यानी बीच में होता है। ये मतलब कि लोगों को भी खुश रखता है, सोचता है कि हमारा बिजनेस भी दोनों चले, तो वो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। इसमें व्यवहार ज़्यादा करने लगता है और बिजनेस कम चलता है। तो ये हमारा 5 पॉइंट पे आता है, मिडिल ऑफ द रोड। ये मैंने डिटेल पढ़ाया है, वहाँ जा कर के ग्रिड थ्योरी देख सकते हैं। तीसरा हमारा आता है नंबर ऑफ 9.1। अब देखिए जो नंबर ऑफ 9.1 है ये टास्क ओरिएंटेड होता है। ये देखिए ये अच्छा होता है, ये केवल अपने टास्क पे ध्यान देता है। ये हमारे जो वर्कर होते हैं उनकी भावनाओं पर, उनकी क्या रुचि है, इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, बस अपने टास्क को देखता है कि हमारे गोल क्या है, हमारे मैनेजमेंट का, हमने जो संस्था स्थापित की उससे क्या गोल है। इसलिए 9.1 जो होता है वो क्या होता है, वो टास्क ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है 9.9। अब देखिए जो 9.9 है ये टीम मैनेजमेंट। अब इसके पहले मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपसे थे, तो देखिए जो 9.9 है वो टीम मैनेजमेंट के लिए है। इसके लिए टीम मैनेजमेंट के रूप में ये काम करता है, एक साथ लेकर के काम करता है। 9.9 ये अच्छा भी होता है, यानी सबको लेकर के चलता है और सक्सेस भी होता है ये। अब ग्रिड नंबर ऑफ 1.9 है, ये 1.9 क्या है, कंट्री क्लब को फोकस करता है, ये कंट्री क्लब पर ज़्यादा ध्यान देता है 1.9। तो ये बातें आप जो है बहुत ही अच्छे से तरीके से याद कर ली। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही है, इसको इम्पोर्टेंट जान करके चलिएगा आप। तो याद रखना कि 9.9 जो होता है वो टास्क ओरिएंटेड होता है, 1.1 जो होता है इम्पोवराइज्ड होता है, 5.5 मिडिल ऑफ द रोड होता है, और हमारा 9.1 होता है टास्क ओरिएंटेड होता है। 9.9 क्या होता है, ये हमारा होता है टीम मैनेजमेंट के रूप में काम करता है। और 1.9 क्या होता है, हमारा कंट्री क्लब होता है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब देखिए हमारा आता है, ये उससे संबंधित है, हमारा बाल विकास से संबंधित ये क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें क्या है हमारा, मैच द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दियर स्टेज, यानी इसकी स्टेज दिए गए हैं और इसकी थ्योरी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इसकी क्या किस स्टेज की कितने ईयर होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए हमारा सेंसोरी मोटर स्टेज क्या है, हमारे सेंसोरी मोटर स्टेज होते हैं। तो देखिए सेंसोरी मोटर सबसे पहला ही स्टेज होता है। ये जीन पियाजेट की जो थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें देखिए क्या 0 से 2 ईयर्स होता है, क्या सेंसोरी मोटर स्टेज है। दूसरा हमारा आता है सेंसोरी मोटर, और दूसरा हमारा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है हमारा 2 से 7 ईयर्स। कितना होता है, 2 से 7 ईयर्स होता है। और उसके बाद कॉन्क्रीट थ्योरी, ये हमारा होता है 7 से 11 ईयर्स। और फॉर्मल स्टेज जो होता है ये हमारा 11 से एडल्टहुड तक होता है। तो जाहिर सी बात इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसकी स्टेज को सीक्वेंस है, सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। और इसके स्टेज 0 to 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से एडल्टहुड। तो ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन जो है आपको भी इसका आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हुज थ्योरी,
यानी जो ये थ्योरी है, किसने इस थ्योरी को दिया है, किसकी थ्योरी है, हुज थ्योरी हैज़ बीन यूज्ड वर्ड ऑफ स्कीमा, यानी स्कीमा वर्ड किसकी थ्योरी में यूज किया गया है, स्कीमा वर्ड किसकी थ्योरी में यूज किया गया है ये आपको बताना है। कोलबर्ग की थ्योरी है कि जीन पियाजेट की थ्योरी है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी है कि ब्रॉनफेन ब्रूनर की थ्योरी। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गया। एक जो आपका था कि शरीर में घटता है कि क्या होता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपका 56 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि स्कीमा वर्ड जो है किसकी थ्योरी में यूज किया गया है, तो ये हमें आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन 57 क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि लीडर आर बोर्न विथ जस्ट द राइट ट्रेट एंड एबिलिटीज फॉर लीडिंग, यानी इसमें कह रहा है कि जो लीडर होता है वो क्या होता है, वो जन्म से ही यानी उनके अंदर क्वालिटी होती है। लीडर आर बोर्न, लीडर पैदा होते हैं विथ जस्ट द राइट ट्रेट, यानी अपने कुछ एबिलिटीज़ को लेकर के, ट्रेट को लेकर के पैदा होते हैं फॉर लीडिंग, लीड करने के लिए। तो देखिए ये किसकी थ्योरी में ये बातें कही गई है, ये आपको बताना है कि ट्रेट थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी, कॉन्टेंजेंसी थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी। तो ये आपकी है ग्रेट मैन थ्योरी में बातें कही गई है कि जो लीडर होता है, जो अच्छा लीडर होता है, वो अपने जन्म से यानी पैदा होते ही वो अपनी क्वालिटी को लेकर के, ट्रेट या एबिलिटी को लेकर के ही पैदा होता है लीड करने के लिए। तो इनकी ये थ्योरी है ग्रेट मैन की थ्योरी में। और जो ट्रेट थ्योरी में इसमें भी वही बातें हैं कि बच्चे जो लीडर होता है उसके अंदर फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल इस तरह की क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है, ट्रेट थ्योरी होती है, यानी लगभग इससे ग्रेट मैन थ्योरी से मैच होती है। और जो कंटिजेंसी और सिचुएशनल दोनों लगभग ये मैच होती हैं। कंटिजेंसी के इसमें क्या होता है कि ये आपकी कंटिजेंसी में होता है कि जो आकस्मिक कभी ऑन द स्पॉट उसको ड्यूटी दे दी जाती है निभाने के लिए, वो अपने लोगों की नीड के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार उसको डील करता है, वो कंटिजेंसी में आता है। और सिचुएशनल में मतलब होता है कि सिचुएशन के अनुसार वो उसको लीडरशिप की क्वालिटी मतलब कि डेवलप करनी पड़ती है या उसको निभाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें लगभग मैच है और ये दोनों चीज़ें लगभग मैच है। ये दोनों बातें आप याद रखना। इस थ्योरी से भी एक क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं लीडर से। अब आते हैं, हमारा क्वेश्चन है आपके सिलाई से। देखिए सिलाई से ये अभी स्टाफिंग का है ये क्वेश्चन। अभी आपको सिलाई से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके इसके पहले सिलाई संबंधी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो ये इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत ध्यान से, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हमको, हमारा है करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द स्टॉपिंग प्रोसेस। देखिए स्टॉपिंग प्रोसेस में क्या है कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टॉपिंग प्रोसेस में होता है कि जो किसी संगठन या कोई इंस्टीट्यूशन होता है उसमें सारी चीज़ें स्टॉपिंग प्रक्रिया होती है, यानी उसमें मैन पावर से लेकर के सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, उनको ट्रेनिंग देना, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको इसका मतलब एक सीक्वेंस बताना है, सबसे पहले क्या क्या इसमें किया जाता है। देखिए यहाँ पर है, पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, प्लेस एंड ओरिएंटेशन, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड इसके बाद है रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद कंपनसेशन, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई चीज़ की किसी संस्था में होता है स्टाफिंग की प्रोसेस, तो सबसे पहले वहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि हमारे पास कितने मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए है, ये भी मैंने पढ़ाया है भी आपको। और इसमें नेक्स्ट इसमें आता है कि डी, रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट्स। अब इसमें देखते हैं कि हमारे कितने कैंडिडेट की भर्ती, यानी इसमें देखते हैं हमें कितना आवश्यकता है, उसी के अनुसार हम भर्ती निकालते हैं। कैंडिडेट यानी इतने कैंडिडेट हमें आवश्यकता है, उसके अनुसार हम रिक्रूटमेंट यानी भर्ती निकालते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन, उस भर्ती में से हम कैंडिडेट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं प्लेस एंड ओरिएंटेशन। अब उनकी प्लेस को यानी इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं एग्ज़ाम के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, जो से भी करते हैं, फिर उनको प्लेस देते हैं, यानी एक प्लेस एंड ओरिएंटेशन कराते हैं, ट्रेनिंग भी दिलाते हैं उसमें, यानी प्लेस उनको दे देते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होते हैं, उनको जैसे यहाँ पर प्लेस दे दिया जाता है, अब जैसे उनकी क्वालिटी, जैसे उनकी एबिलिटी होती है, उसी के अनुसार उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है। और उसके बाद इसमें आता है, ये हमारा है ई है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इसमें देखते हैं कि जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई है उस ट्रेनिंग के अनुसार उनके अंदर कितनी क्वालिटी जो है डेवलप हुई है, कितना उन्होंने इम्प्रूव किया है, अच्छे से किया है, सारी क्वालिटी आ गई है, तब उसी के अनुसार उनको क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, कैरियर प्लानिंग करते हैं उनकी।
यानी जो उसमें कैंडिडेट रहते हैं उनकी योग्यता क्षमता को देखते हैं, ट्रेनिंग के बाद कैसा उनका परफॉर्मेंस है, उसी के बाद उनको प्रमोशन देते हैं या करियर प्लानिंग करते हैं उनकी, और उसके बाद लास्ट में उनको कंपनसेशन करते हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है कि जैसे उनको रिवार्ड के रूप में देना अच्छा होगा, नहीं तो उनको पनिशमेंट के रूप में देना, या उनको कह सकते हैं इंसेंटिव देना, यानी पॉजिटिव भी होता है निगेटिव में भी देते हैं कंपनसेशन। तो यहाँ पर होता है रिवार्ड, पनिशमेंट और इंसेंटिव, बोनस, इस तरह से चीज़ें होती हैं हमारे कंपनसेशन में आती हैं। तो ये हो गए हमारे किसके, इस टॉपिक के प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपके मैनेजमेंट थ्योरी से संबंधित है। इन विच टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर, इसमें से कौन सी बाइंग बिहेवियर है, विच कस्टमर, जिसमें कस्टमर सीख करता है एक्सटेंसिव डिसीजन लेने में, एज दे आर अनफैमिलियर विद द प्रोडक्ट, और उस जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके प्रति क्या होता है, वो अनफैमिलियर होता है, उसके बारे में जानता नहीं है, एंड प्रोडक्ट में एंड परचेज को खरीदने जाता है। तो इसमें मतलब कह सकते हैं इसमें किस बाइंग के बिहेवियर में आएगा कि वो ऐसा क्या है कि कोई भी मतलब जो कस्टमर होता है कोई वस्तु को खरीदने जा रहा है, कोई नई चीज़ें हैं जिसके बारे में वो पूरी तरीके से जानता नहीं है, तो उसके लिए कौन से बाइंग बिहेवियर का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपका सी होगा। इसमें क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हम कार खरीदने जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग या कोई भी चीज़ें हैं जो हम खरीदने जा रहे हैं, जो हम कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, तो इससे क्या है, हम पहले से अननोन है, उसके बारे में हम जान नहीं रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा समय लेते हैं, इस पर हम सबसे ज़्यादा उस पर डिसीजन लेने में बहुत ही कन्फ्यूजन भी हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा उस पर समय देते हैं कि क्या है, कैसे है, सारी चीज़ की पूछताछ करते हैं, तब हम उसको चीज़ को लेते हैं। तो ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अब देखिए और भी इस हिसाब से देख लेते हैं, इसके पहले मैंने पढ़ाया भी है, देख ले सकते हैं वहाँ से। हैबिचुअल बाइंग क्या होता है, यानी जो हम डेली की चीज़ें अपना खरीदते हैं, जाने के बाद पैसा देते हैं, बहुत जल्दी सामान को खरीद लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, हैबिचुअल बाइंग में आता है। लेकिन जो हमारा वैरायटी सीकिंग में क्या होता है, जैसे क्या है, कोई ब्रांडेड कंपनी होती है, उसके लिए भी हमें समय नहीं लगता है, बस उस वैरायटी जो होती है कि चाहे वो टाटा हो या बिरला हो, जो भी हम सामान जिससे वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे टाटा चाय हुआ और ब्रुक बॉन्ड टी हुआ और रेड लेवल चाय हुई, इस तरह जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं उससे संबंधित इसको यूज किए हैं और वो अच्छा है, उसके लिए हम समय नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट उसको खरीद के लेके चले आते हैं। तो जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उसको करने के लिए हम वैरायटी सीकिंग बिहेवियर होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है इसमें डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर। देखिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या है, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस पर समय देते हैं, उस चीज़ को नहीं, उस चीज़ को बार बार उस पर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको जानते हैं, बार बार कंपेयर करते हैं, तब कहीं जा कर के हम उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। ये भी बहुत ही कन्फ्यूजिंग करने वाला होता है, क्योंकि हम निर्णय नहीं ले पाते हम कौन सा लें। तो ये हमारा होता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग। अब तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से संबंधित है। इसमें देखिए हमारा नेक्स्ट संबंधित क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया सदैव होती है। देखिए संप्रेषण जो प्रक्रिया होती है ये हमारी होती है, कैसे होती है, देखिए इसमें आंसर दिया है हमारा, सार्वभौमिक है और प्रणालीबद्ध है, गुण निर्देशात्मक है, अंतःक्रियात्मक है और कार्यात्मक है। तो देखिए इसमें हमारा है सार्वभौमिक होता है ये, और इसके साथ साथ ये एक श्रृंखला यानी यूनिवर्सल होता है, एक क्रमबद्ध रूप में चला जाता है, यानी मतलब कि 2 वे प्रोसेस भी होता है। इसमें कह सकते हैं इसमें हम संप्रेषण की क्रिया करते हैं, एक दूसरे की बातों का, आदतों का, रुचियों, चीज़ों को हम शेयर करते हैं, और एक कार्यात्मक यानी किसी उद्देश्य इसमें छिपा होता है। इस तरह से हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें सार्वभौमिक है, प्रणालीबद्ध है और कार्यात्मक है, अंतःक्रियात्मक नहीं है, ना तो ये गुण निर्देशात्मक होता है। अब आते हैं हमारा अमौखिक संप्रेषण के पहल निम्नलिखित हैं। अब देखिए अमौखिक पहल, इसको हम नॉन कह सकते हैं, जो ओरल के कह सकते हैं, ये अमौखिक होता है। ये अमौखिक का मतलब इसको नॉन वर्बल भी कहते हैं हम। तो अमौखिक संप्रेषण के पहलू निम्नलिखित हैं, यानी इसमें हम किन किन चीज़ों से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये लगभग आपको पता होगा, शारीरिक हाव भाव हमारे हैं, चेहरे के भाव हैं, हमारी मुद्रा यानी हमारा पोस्चर क्या है, किस तरीके से हम हमारे भाव, हमारी भावभंगिमा किस तरह से है, मुद्रा किस पोस्चर में हम खड़े हैं, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन वर्बल में आती हैं। जबकि हमारा शक्तिशाली पुनरावृत्ति ये कोई इससे मतलब ही नहीं रख रहा है, तो ये चीज़ें इसमें नहीं है। तो हमारा इसमें क्या है, शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, मुद्रा, ये चीज़ें हमारी अमौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं प्रबंधन में योजना की प्रक्रिया। ये आपके मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि व्यक्तिगत निर्णय समाहित करता है। देखिए इसमें हमारा
व्यक्तिगत निर्णय भविष्य, देखिए इसमें व्यक्तिगत यानी जो प्रबंधन योजना होती है उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है इसमें बता रहा है। व्यक्तिगत निर्णय समाहित करता है, भविष्य उन्मुख होता है, प्राप्त लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होता है, संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, भविष्य उन्मुख होता है ये, और संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को ये देखता है। तो यानी भविष्य उन्मुख है और ये पूरे को एक तरीके से हम संपूर्ण रूप में इसको देखने का काम करता है कि ऐसे जो प्लानिंग कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, सही है कि नहीं सही है, सारी चीज़ों को एक रूप में देखने का काम करता है। तो ये हमारा बी और डी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा समय व्यवस्थापन का साधन नहीं है। क्या इसमें कौन सा समय व्यवस्थापन का साधन नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हमारा समय व्यवस्थापन का कार्यवक्र, विश्राम अवधि, अधिकतम भार। तो ये देखिए तीनों चीज़ें हमारी आती हैं, लेकिन हमारा मुद्रा जो है ये हमारे समय व्यवस्थापन का साधन नहीं है। ये मैंने पढ़ाया आपको टाइम मैनेजमेंट में, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं मैनेजमेंट की, उसमें आपका गृह प्रबंध में मैंने इसको पढ़ाया है। तो कार्यवक्र, विश्राम अवधि, अधिकतम भार ये हमारे क्या है, समय व्यवस्थापन के साधन है। मुद्रा पोस्चर क्या है, ये नहीं है। तो इसीलिए जो आंसर हो जाएगा ये सी होगा। क्या होगा, ये सी होगा। नेक्स्ट में आते हैं, समय एक निश्चित साधन है। आपका अभिकथन में क्वेश्चन आपका आ रहा है कि समय एक निश्चित साधन है। समय, अब इसका ये अभिकथन है। अब इसका कारण हम देख रहे हैं कि समय आसानी से नष्ट हो जाता है और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए समय बिल्कुल सही है, एक निश्चित साधन होता है और जब नष्ट हो जाने के बाद हमें दोबारा उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते उस समय को। तो ये देखिए इसमें दिया गया है ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमने आपको बताया, यदि आपने इसको पढ़ा होगा बहुत आसानी से, वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात है, इससे भी आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेलिंग कर्व। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलिंग कर्व को हम फ्रेंच कर्व भी कहते हैं। देखिए हमने कुछ ऐसी चीज़ों को लिया है जिसमें आपको उसको बताने के साथ साथ, जिससे आपको क्वेश्चन भी हल हो जाए और आप उसको चीज़ को यदि नहीं जानते तो जान भी जाइए। तो देखिए यहाँ पर है क्या है, टेलिंग कर्व, इसे फ्रेंच कर्व भी कहते हैं, जो परिधान के सुंदरतम रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये तो असर्सन है। अब इसका कारण क्या है कि फ्रेंच कर्व द्वारा ड्राफ्टिंग कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो जाता है। तो देखिए ये जो टेलिंग कर्व होता है ये फ्रेंच कर्व इसे कहते हैं, और प्रधान में इनका सुंदरता रूप देने के लिए यानी एक तरीके से हम ड्राफ्टिंग करने के लिए कार्य किया जाता है। तो देखिए इसमें ए और आर दोनों सही है, ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा, और ए और आर दोनों गलत है यानी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो बातें बता रहा है वो सही बता रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके सिलाई मशीन संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले आई हूँ। आप लगभग इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम ही बच्चों का इसमें जो है पूरा हो पाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेशर फूड का काम क्या है। देखिए प्रेशर फूड, तनाव नियंत्रक, स्प्रिंग फीड, डॉग, टाका नियामक, रबर रिंग, स्लाइडिंग प्लेट, इनके आपके वर्क दिए गए हैं, इनसे आपको मैच कराना है। देखिए प्रेशर फूड क्या काम करता है, ये हमारा ये देखिए यह कपड़े को दाब कर रखता है, यानी जब हम कपड़ा लगाते हैं मशीन पर, इसको क्या करता है, दाब बना करके रखने का काम करता है। जबकि तनाव नियंत्रक स्प्रिंग क्या करता है, ये धागे के तनाव को कम या अधिक करता है, यानी जो हम कसते हैं जहाँ से रिंग जैसा लगा होता है मशीन में किनारे की साइड में, वही चीज़ को तनाव नियंत्रक स्प्रिंग बोलते हैं। यहाँ से हम धागे के तनाव को कम या अधिक कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभी बहुत टाइट रहता है तो क्या होता है, धागा टूट जाता है। तो ये हमारे धागे के तनाव को कम या अधिक करता है। अब देखिए सी हमारा आता है टाका नियामक, तीसरी हमारा आता है फीड डॉग। फीड डॉग क्या करता है, कपड़े को दाब कर रखता है और साथ में कपड़े को आगे खिसकाने का भी काम करता है। कौन, टाका हमारा फीड डॉग, क्योंकि दानेदार जैसा जहाँ सुई हमारी चलती है और मूव करता रहता है हमारा फीड डॉग, और ये कपड़े को आगे कर जाता है और ये दाब बना करके कपड़े को रखता भी है। नेक्स्ट हमारा आता है रबर रिंग। क्या होता है हमारा रबर रिंग। रबर रिंग क्या करता है, बाबिन में धागा भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है रबर रिंग का, याद रखना। और जो हमारा स्लाइडिंग प्लेट होता है, ये स्लाइडिंग प्लेट क्या होता है, एक चमकदार प्लेट होती है जिससे आगे पीछे इसको खिसकाया जा सकता है, जिससे हमें जैसे कि बाबिन भरना उसको निकाल सकते हैं वहाँ से, और सही से सेट नहीं उसको सेट कर सकते, इसमें कपड़े रख करके हम सिलते हैं। तो ये हमारा ये स्लाइडिंग प्लेट होता है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी किसी सिलाई से संबंधित। यदि आपको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा 3 बार, चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। ये भी आपका देखिए वस्त्र विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपका है, लिपस्टिक के दाग को छुड़ाने के लिए इनमें से किस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं, एसीटोन, ग्लिसरीन, बेंजीन, पेट्रोल और मेथिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर हमारा ग्लिसरीन है,
बेंजीन है और पेट्रोल है, इनका हम प्रयोग करते हैं लिपस्टिक के दाग को छुड़ाने के लिए। एसिटिन और मेथिलेटेड स्पिरिट नहीं होता है। अब आते हैं, हमारा क्वेश्चन है सिलाई मशीन बाबिन कहाँ लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है। फीड डॉग, प्रेशर फूड, दोलायमान हुक और धागा ले जाने वाला उत्तोलक। तो देखिए हमारा ऑप्शन सही होगा, दोलायमान हुक है जो नीचे लगाते हैं जहाँ पर, उसी को बोलते हैं दोलायमान हुक, जहाँ पर हम बाबिन को लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। यानी जो सुई का हम चयन करते हैं, हम किन बातों का ध्यान रखेंगे सुई को चयन करते समय। तो धागे की किस्म को देखेंगे, कपड़े की किस्म को देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बखिए की लंबाई और धागे का खिंचाव। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा ये आपका धागे कपड़े की किस्म पर होगा। क्यों? क्योंकि हम कपड़ा जैसा होगा उसी के अनुसार हम सुई का चयन करते हैं और तभी ये सही होगा। खिंचाव और धागे किस्म ये सब चीज़ें, इसका आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन से संबंधित है। ये हमारा है, सिलाई की मशीन में प्रयोग आने वाले अधिकतर धागे यस ऐंठन से रचे जाते हैं। यानी सिलाई की मशीन में प्रयोग आने वाले अधिकतर धागे यस ऐंठन से रचे जाते हैं और ऐंठन के धागे जड़ की ऐंठन मशीन के चलने पर खुल जाती है और वे कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि सिलाई की मशीन के लिए हम यस धागे का प्रयोग करते हैं और जड़ का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है ये सीधी होती हैं और जब मशीन मतलब चलती है तो ये कमज़ोर होकर के टूट जाते हैं। तो ये भी आप जान लीजिए, जो यस आकार का, जो हमारा यस आकार का धागा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी ये बाएं साइड में हम इससे ऐंठन देते हैं। और जो हमारा जड़ होता है वो हमारा क्लॉकवाइज चलता है, यानी दाहिने साइड चलता है और ये जो यस होता है वो बाएं साइड चलता है। तो याद रखना, जो बाएं साइड वाला होता है ज़्यादा इसमें ऐंठन होती है और ये बाएं साइड में होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो जेड वाला होता है ये दाहिने साइड में होता है और क्लॉकवाइज होता है। ये दोनों बातें याद रखना, यस ऐंठन और जेड ऐंठन। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलाई मशीन संबंधित है। आपकी सिलाई मशीन के ऊपरी धागे का सही रास्ता दीजिए। यानी जब हम कैसे सिलाई मशीन में धागे को लगाते हैं ऊपरी धागे से, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो, धागे की पट्टी होती है उसको लेते हैं, उसके बाद धागा निर्देशक, यानी बारी बारी से जहाँ जहाँ से लगाते हैं वही आपका है धागा निर्देशक। उसके बाद हमारा आता है ए, तनाव शक्ति डिस्क होता है जहाँ पे हम लगाते हैं, जहाँ खींचते हैं, हमारा जहाँ से हम नियंत्रण करते हैं धागे को, वो हमारा होता है। उसके बाद हमारा आता है धागा लेने का लीवर, यानी जहाँ पर होल होता है, एक आई जैसा बना होता है, वहाँ पर हम डालते हैं। उसके बाद हमारा आता है सुई, लास्ट में हम सुई में डालते हैं। तो ये हमारा होता है सिलाई मशीन के ऊपरी धागे का सही रास्ता होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में दमित इच्छाएं विद्यमान रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये, कि हमारे फ्रायड के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसमें किस इन चेतन, अचेतन और अर्धचेतन में किस में हमारी जो दमित इच्छाएं विद्यमान रहती हैं, जो हमारी पूरी नहीं होती हैं, जो ऐसे ही रह जाती हैं, वो हमारी होती हैं अचेतन मन। क्या होती हैं? अचेतन मन। और चेतन मन में क्या होता है, ये हमारा 1/10 पार्ट होता है, जबकि हमारा जो अचेतन होता है ये हमारा 9/10 पार्ट होता है। तो जो चेतन होता है, जो वर्तमान समय में जो सोचते हैं, विचारते हैं, जो काम करते हैं, वो हमारा चेतन होता है। अर्धचेतन में क्या होता है, कोई चीज़ जैसे भूल जाना, किसी का नाम, किसी कोई चीज़ करते करते भूल जाना, वो हमारा अर्धचेतन होता है। ये तीनों बातें हैं, आप याद रखना। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, आपकी लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद आपका नहीं है। ये देख लीजिए, इसमें क्या है कि ये भी आपके मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है, कि इसमें जो दिया गया है ये फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इन्होंने ये शब्द को यूज किया है। इससे आपको मिलान करना है ये किससे किससे ये मैच होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट देख लीजिएगा जरूर। ये हमारा लिबिडो देखिए क्या होता है, ये काम शक्ति की ओर जो है इंडिकेट करने के लिए फ्रायड ने इसका यूज़ किया है। सहसो कामुकता, यानी कहते हैं कि बच्चे भी कामुक होते हैं, लेकिन उनकी जो कामुकता होती है वो दूसरे किस्म की होती है, तो ये काम वासना से भिन्न होती है, इसीलिए उन्होंने ये काम वासना से क्या होती है, भिन्न होती है, सहसो कामुकता। स्वमोह को हम नार्सिज्म कहते हैं। और हमारा लास्ट है जीवन मूल प्रवृत्ति होती है हमारी, ये व्यक्तिगत होती है। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या होती है हमारी? व्यक्तिगत होती है। तो आशा करती हूँ कि हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर पूछा है उसका आंसर आप हमें अवश्य दीजिएगा, और ऐसे ही आपको मैं क्वेश्चन ला करके लाती रहूँगी, और आपकी तैयारी साथ में होती रहेगी सारे ब्रांचेस से, और आपके साथ साथ जो क्वेश्चन अभी आप टॉपिक रह गए मैं भी आपके कंप्लीट करती रहूँगी। और भी कोई चीज़ें होंगी तो आप हमें कमेंट में बताइए, कोई समस्या होगी, कोई और चीज़ हमें सजेशन देना होगा तो मोस्ट वेलकम है आपका।
और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। टीचिंग संबंधी जो भी आप तैयारी कर रहे हो इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।